चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे बेटे, वेक्टर्स। वेक्टर्स पढ़ रहे थे। देखो कल भी मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे वेक्टर एडिशन पर, वेक्टर एडिशन में कुछ क्वेश्चन करवाए थे। तो आज भी हम कुछ वेक्टर एडिशन के ही क्वेश्चंस करेंगे ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। कोई भी टाइप आपकी बचनी नहीं चाहिए। किसी भी पैकेज में, किसी भी बुक में, कोई भी हाईएस्ट लेवल की बुक भी आप पढ़ते हो तो सारे क्वेश्चन आपके निकल जाने चाहिए। इस हिसाब से हमें काम करना होता है। तो इसलिए मैं वेक्टर एडिशन में कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा आज आपको। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, अपने ध्यान से सुनना, एक आधा बीच में आपसे पूछूंगा भी, ठीक है। मेन चीज वही है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ आपको आना चाहिए। ट्रायंगल लॉ था एक बताया था हमने, पैरेललोग्राम लॉ उसका रिजल्टेंट और रिजल्टेंट की डायरेक्शन, टेंजेंट बीटा वाला, वो दो फार्मूले याद हो, बेसिक कॉन्सेप्ट जानो। हम वेक्टर एडिशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो भाई, मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल करवाता हूं कुछ। बेटा देखो, मैं थोड़े ठीक से लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा। अब ठीक से लेवल के क्वेश्चन होंगे अभी ये। अब पहले तो जैसे मैं एग्जांपल लूं, मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर है ए 3i + 5j + k। एक वेक्टर है बी = -3i + 4j + 5k। मैं एक धीरे धीरे एग्जाम्पल को बढ़ाता जाऊंगा, सुनते जाना बस आप लोग। ये दो वेक्टर दिए इसने, ए और बी। एक वेक्टर सी, एक वेक्टर सी, मानो सी है 7i - 3j + 2k। ये तीन वेक्टर दे दिए। देखो कल मैंने दो वेक्टर की बात की थी, फिर मैंने पॉलीगन लॉ बता दिया था आप लोगों को, तो इसलिए मैंने तीन वेक्टर ले लिए। उसमें तो दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब जैसे सीधा क्वेश्चन पूछे, आपसे पूछे भाई फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए बी सी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए बी सी। इन तीनों का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड बताएं। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो निकालो, उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है अपना। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दो इनको, वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दो। तो मैंने आपको कल बता दिया था, जिस बच्चे ने क्लास लगाई होगी, कि आई वाली टर्म आपस में ऐड होती हैं, जे वाली आपस में ऐड होती हैं, के वाली आपस में ऐड होती हैं। तो पहले तीनों आई वाली ऐड करो। अगर तीनों आई वाली ऐड करोगे तो ये आएगा 7i। इन तीनों को ऐड करोगे तो 7i। इन तीनों को ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से 5 + 4 9 - 3 तो प्लस का 6। इन तीनों को ऐड करोगे तो 6 + 2 प्लस का 8k। मैंने कल बता दिया था कि आई वाला आपस में ऐड होगा, जे वाला आपस में ऐड होगा, के वाला आपस में ऐड होगा। तो ये आ गया रिजल्टेंट। लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो कल मैंने मैग्नीट्यूड निकालना भी सिखाया था आप लोगों को। मैंने कहा फार्मूला भी ध्यान कर लो। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताया था हमने, √7 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मैंने कहा था भाई इसका मल्टीपल का, आई का जो मल्टीपल उसका स्क्वायर कर दो, जे का जो मल्टीपल उसका स्क्वायर कर दो, के का मल्टीपल उसका स्क्वायर कर दो। कल मैंने ये बता दिया था आप लोगों को। जो बच्चा कल क्लास में नहीं होगा उसको थोड़ा सा अभी ध्यान रखना पड़ेगा, दोबारा बता रहा हूं मैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो किसी वेक्टर का, तो जो भी आई का मल्टीपल उसका स्क्वायर करो, जो जे का मल्टीपल उसका स्क्वायर करो, के का मल्टीपल उसका स्क्वायर करो। यहां से आर का मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा। बच्चों ने निकाल भी दिया है आंसर। हाँ, तो इस तरीके से आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये जैसे एक वेक्टर का तीन ले लिए मैंने, कल मैंने दो वेक्टर तक की बात करी थी, ये तीसरा ले लिया, तीन ले लिया आज मैंने, क्योंकि वेक्टर तीन से ज्यादा, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा। और देखो बेटा, अब ये थोड़ा सा ना, अगला जो क्वेश्चन लूंगा मैं एक उससे पहले बता दूं आपको, एक पॉइंट बता दूं, फिर मैं उस क्वेश्चन को समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा दोनों वेक्टर के बीच वाले इस रीजन में आता है, इस रीजन में आता है रिजल्टेंट। जब भी दो, जैसे पैरेललोग्राम ध्यान करो आप, पैरेललोग्राम ला, जब भी आप रिजल्टेंट निकाल देते हो तो इनके बीच में आएगा। इन बिटवीन ए एंड बी कहीं पर भी रिजल्टेंट आ सकता है, ये बात मैंने पहले बता रखी है आप लोगों को। और इसमें मैंने ये कहा था कि अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो बिल्कुल दोनों के सेंटर में आएगा।
अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो। और अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो तो रिजल्टेंट बड़े वेक्टर के नजदीक आएगा। दोबारा सुन लो मेरी बात को, अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो रिजल्टेंट दोनों के सेंटर में आएगा, जितना एंगल ए से बनाएगा उतना एंगल बी से बनाएगा। लेकिन अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो तो रिजल्टेंट उस वेक्टर के नजदीक आएगा जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिजल्टेंट उसके साथ कम एंगल बनाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके नजदीक आएगा। आप यूं कह सकते हैं इस बात को, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उससे दूर, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसके नजदीक, जिसका कम है उससे दूर आएगा। यह पॉइंट याद रखना है। अब इसमें देखो मैं एक एग्जांपल और ले लूं, क्योंकि अगले क्वेश्चन में मैं ये पॉइंट अप्लाई करूंगा तो उस टाइम आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बेटा ये देखो, मान लो ए और बी दो वेक्टर लिए मैंने, तो आपको ये अंडरस्टूड है कि इनका रिजल्टेंट इनके नजदीक आएगा कहीं ना कहीं, इस रीजन में आएगा कहीं ना कहीं इनका रिजल्टेंट। कभी भी एक बात याद रखना, कभी भी रिजल्टेंट इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि रिजल्टेंट यहां आ जाए या यहां आ जाए, ऐसा नहीं होता कभी भी। सेम यहां अगर मान लो एक वेक्टर यहां है, एक वेक्टर यहां है, तो रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं पर भी आएगा। यहां रिजल्टेंट कहीं पर भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यूज। ये पॉइंट याद रखना होता है, काम का है, कुछ क्वेश्चन को आसान कर देगा आपके। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसी से रिलेटेड है, इस पॉइंट से रिलेटेड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये पॉइंट ध्यान रहेगा तो शॉर्टकट में हो जाएगा, अगर ये पॉइंट ध्यान नहीं रहेगा तो फिर हमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है उसमें। बुक्स में वो बड़े लेवल से, बड़े कैलकुलेशन से किया होता है, मैं कंसेप्चुअली सोल्व करके दिखाऊंगा उसको आपको। बेटा ये क्या कह रहा, देखो ये कह रहा है हमारे पास दो वेक्टर हैं। सुनते जाना मेरी बात को, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। ये कह रहा है हमारे पास दो वेक्टर हैं और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे से डबल है। क्वेश्चन लिख लेना साथ साथ, स्टेटमेंट के पॉइंट्स लिख लेना, तभी समझ में आएगा। ये कहता है दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे से डबल है, और साथ में यह भी बता रहा है कि जो रिजल्टेंट है ना, जो रिजल्टेंट है वो छोटे वेक्टर के साथ 90 डिग्री पर है। पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो, क्या क्या दिया, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर दूसरे से डबल है, यह बताया गया इसमें। एक यह बताया गया कि जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले वेक्टर से 90 डिग्री पर है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो इसमें क्या दिया कि ए और बी दो वेक्टर हैं, मान लो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से डबल है। ए और बी दो वेक्टर हैं, बी का मैग्नीट्यूड ए से डबल मान लिया। एक इसने कहा कि जो भी रिजल्टेंट है वो छोटे वाले वेक्टर से 90 डिग्री पर है, तो यहां छोटे वाला वेक्टर होगा ए, तो मैं ए वेक्टर बनाऊं, ये ए। इसने कहा भी रिजल्टेंट इसके साथ 90 डिग्री पर है, इसका मतलब यहां का ये रिजल्टेंट हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब इसने पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बेटा एक चीज तो अंडरस्टूड है, अगर रिजल्टेंट यहां है ना, रिजल्टेंट यहां है, तो इसका मतलब बी इससे इधर होगा। मैं क्या ये सही बोल रहा हूं कि अगर रिजल्टेंट यहां बोला गया, दिया गया क्वेश्चन में, तो ये अंडरस्टूड है कि बी से इधर कहीं होगा। बी ए और आर के बीच में तो हो नहीं सकता, आर से इधर ही होगा, क्योंकि रिजल्टेंट ए और बी के बीच में आना होता है। तो इसका मतलब मैं बी को यहां बना सकता हूं, बी को मैं यहां बना सकता हूं, बी वेक्टर यहां बनाया मैंने। क्या इतनी बात समझ में आएगी, बी मैं वहां बनाऊंगा जहां मैंने दिखा रखा, क्या ये सही दिखा रखा है मैंने, इधर ही कहीं आना चाहिए, क्योंकि रिजल्टेंट ए और बी के बीच में कहीं आता है। चलो बच्चे कह रहे हैं हाँ यस सर यहीं आएगा। अब इसने पूछा मेरे से ये एंगल, इसने मेरे से ये एंगल पूछा भाई, टोटल ए और बी का, बिल्कुल। तो टोटल एंगल पूछा इसने ए और बी का, ठीक है। मैं पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं, फिर ए और बी का एंगल निकालता हूं। मैं ऐसा करता हूं भाई, इनको मिलाऊं, ये पैरेललोग्राम बनी। अब मुझे ये एंगल निकालना है, टोटल, टोटल थीटा, ए और बी के बीच का एंगल थीटा, ये निकालना है। ये है 90, मुझे चाहिए टोटल। तो बेटा ये बताओ, अगर मैं डायग्राम में किसी तरीके से ये एंगल निकाल दूं, ये एंगल निकाल दूं, तो टोटल आ जाएगा। देखो जैसे मैं इस एंगल का नाम बीटा रख रहा हूं, लेट दिस एंगल इज बीटा,
तो मुझे थीटा चाहिए, ये थीटा टोटल, टोटल को थीटा बोला है, तो थीटा कितना है 90 प्लस बीटा, थीटा कितना है 90 प्लस बीटा। तो अगर मैं किसी तरीके से बीटा निकाल पाया, अगर मैं किसी तरीके से बीटा निकाल पाया तो टोटल आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरा पर्पस क्या हुआ, कुल मिलाकर ये वाला एंगल निकालना। अगर मैं ये एंगल निकालूंगा तो टोटल पता चल जाएगा, क्योंकि यहां तक का तो 90 है। अब ये कैसे निकालूं, ये देखो, मुझे ये बताओ, मुझे ये एंगल चाहिए है, यह है बी, यह है ए। तो बेटा अगर ये ए है तो क्या ये ए के बराबर नहीं होना चाहिए? मैं नाम रख दूं जैसे ओ पी क्यू एस। अब बताओ अगर ये ए है, ये ए है, तो क्या ये ए नहीं होना चाहिए? क्योंकि पैरेललोग्राम में सामने की साइडें बराबर होती हैं, पैरेललोग्राम के अंदर आमने सामने की साइडें बराबर होती है। अगर ये ए है तो मेरे हिसाब से ये ए होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो कोई डाउट है नहीं। तो अगर मुझे पता चल गया ये ए है तो ये भी ए है, और मुझे ये एंगल चाहिए, तो बेटा मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, ट्रायंगल ओ क्यू एस, ट्रायंगल ओ क्यू एस। मैं इस ट्रायंगल से साइन थीटा, साइन बीटा निकाल लेता हूं, साइन बीटा, साइन बीटा, साइन बीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का मतलब ये ए, ये बी, ये ए और ये बी। अरे बोलते जाओ भाई, रिस्पॉन्स तो देना पड़ेगा। देखो ये ए और ये बी, साइन बीटा हो गया, लेकिन बी क्या है ए से डबल, बी क्या है ए से डबल, गिवन था ऐसा क्वेश्चन के अंदर। तो साइन बीटा हो गया 1/2, साइन बीटा 1/2। अगर साइन बीटा 1/2 तो बीटा 30 डिग्री, बीटा 30 डिग्री। अब बताओ मुझे, अगर बीटा 30 डिग्री तो थीटा कितना बना भाई 90 प्लस थीटा, 90 प्लस बीटा तो 120 डिग्री। ये आंसर आ गया। नहीं समझ में आया तो बेटा मैं दोबारा बताऊं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लाइटली नहीं दे सकते इस क्वेश्चन को। बुक्स में ये बहुत बड़े लेवल, बड़े तरीके से किया होता कईयों में। आसान है वैसे तो देखो, लेकिन समझने वाली बात है थोड़ा सा। हाँ हाँ क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बच्चों ने आंसर निकाल रखा है, वैसे तो काफी बच्चों ने आंसर दे रखा था पहले ही। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे कि ए और बी के बीच का एंगल कितना था। देखो स्टेटमेंट के अंदर है सब कुछ, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो, स्टेटमेंट को ध्यान से एनालाइज कर लोगे ना तो क्वेश्चन आसान होते जाएंगे आपके। ठीक है, मैं मोटा मोटा एक बार और बता देता हूं, मोटा मोटा एक दो तीन बच्चों ने लिख दिया कि सर रिपीट कर दो, मैं कर देता हूं रिपीट, कोई बात नहीं। सुनो सुनो सुनो, पहले तो बेटा स्टेटमेंट समझो क्या दे रखी है। स्टेटमेंट ये है कि बी और ए में ये रिलेशन है, ये दे रखा है। दूसरा ये बता रखा है कि आर जो है वो ए के परपेंडिकुलर है, आर ए के परपेंडिकुलर, ये चीजें गिवन है। तो पहले मैंने ए बनाया, आर बनाया, आर और ए का एंगल दिखाया 90। फिर मैंने कहा भी अगर आर यहां तो बी कहीं इधर होगा, तो मैंने फिर बी बनाया। ठीक, मैंने बी बना लिया। फिर मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ली। इसने कहा भी ये टोटल एंगल बताओ, ये टोटल एंगल बताओ। मैंने कहा भी टोटल तो बता दूंगा, लेकिन मैं अगर ये निकाल दूं तो टोटल निकालना आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो फिर मैंने ये निकाला। ये निकालने के लिए मैंने कहा ये ए है तो ये भी ए हो गया, तो ये ए था तो ये भी ए हो गया भाई। तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन की वैल्यू से साइन की वैल्यू 1/2 आ गई। साइन बीटा 1/2 आने का मतलब बीटा 30 डिग्री, बीटा 30 डिग्री तो टोटल होगा 90 प्लस बीटा, दैट इज 120 डिग्री। वेरी गुड भाई, चलो। हाँ इजी तो इसलिए है क्योंकि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं भाई, वरना इजी नहीं है कोई भी चीज। कर दिया रिपीट मैंने बेटा, इसको कर दिया है मैंने रिपीट। देखो तो इस तरीके से सुनोगे ना थोड़ा ध्यान से तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ये बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन होते हैं। देखो ये जो आपके क्वेश्चन है ना, ये कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ये बोर्ड लेवल के, क्लास लेवल से थोड़े से ऊपर, क्लास में तो इसको एक्सप्लेन कर रखा होता लंबा चौड़ा। बेटा कह रहा है कि दो वेक्टर हैं ए और बी, बिल्कुल मिलता जुलता लेता हूं, चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटे। ये ए बी बड़ा वेक्टर है, ए छोटा वेक्टर है, ऐसा गिवन है। मान लो बी बड़ा वेक्टर है, ए छोटा वेक्टर है। अब इसने कहा भी एक क्वेश्चन, एक एंगल, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, और ए छोटा है बी वेक्टर बड़ा है। रिजल्टेंट जो है ए के परपेंडिकुलर है, मतलब रिजल्टेंट छोटे वाले के परपेंडिकुलर है, ऐसा दे रखा है। रिजल्टेंट छोटे वाले के परपेंडिकुलर है, ये चीज गिवन है। ये एंगल 90 डिग्री गिवन है। तो इसमें साथ में एक चीज और गिवन है, r इज इक्वल टू बी बाई टू। दिस इज ऑल्सो गिवन, r इज इक्वल टू बी बाई टू। अब हमें कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी।
ये चीजें गिवन है, ए बड़ा छोटा है, बी बड़ा है, आर इसके 90 डिग्री पर है, साथ में ये भी गिवन है आर इज इक्वल टू बी बाई टू, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट दिस टोटल एंगल, ये टोटल एंगल निकालना है। तो आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। अब अगला क्वेश्चन देख लो बेटा, ये चीजें गिवन है, ये पूछ रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू बताओ। सेम मेथड, मैं तो ऐसा करूंगा, ये एंगल निकाल लूंगा, ये एंगल, और मैं थीटा चाहिए मुझे, तो थीटा होगा 90 प्लस बीटा, 90 प्लस बीटा। हाँ, निहालनी ने निकाल दिया आंसर, निहालनी ने निकाल दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब ये बताओ, ये ए, तो इसमें देखो, इसमें ए की जरूरत नहीं अपन है, इसमें तो बी दे रखा है, आर दे रखा है, मैं इसका यूज कर दूं, देखो अब की बार इसका यूज करूंगा, इस ट्रायंगल का, ये ओ पी क्यू एस, ट्रायंगल वही ले लेंगे हम, ओ क्यू एस, ट्रायंगल ओ क्यू एस। आप इस ट्रायंगल से अब की बार कोस बीटा निकाल दो, निहालनी ने आंसर दे रखा है भाई, बिल्कुल सही है, कोस बीटा निकाल दो, कोस बीटा, कोस बीटा, देखो ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज, ये बेस या हाइपोटेन्यूज, तो कोस बीटा क्या होगा, आर बाय बी, आर ये बेस या हाइपोटेन्यूज, तो कोस बीटा आर बाय बी, आर कितना है बी बाय टू, आर कितना है बी बाय टू, तो ये कितना आया 1/2, आर की जगह बी बाय टू रखूंगा तो ये, हाँ वंदन आगे भी आंसर सही है, तो बीटा की वैल्यू आ गई यहां से 60, बीटा की वैल्यू यहां से 60, बीटा की वैल्यू 60, तो थीटा कितना आ गया 90 प्लस 60 150। तो मेरे ख्याल से तो आसान है। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े से अलग अलग से ना भाई, इसमें ये चीज करके ये कर लेंगे, ये चीज करके ये कर लेंगे, तो आपको इनको थोड़ा सा कंसंट्रेशन से देखना होता है, कंसंट्रेशन से, तभी ये ध्यान रहते हैं। बेटा ये कहता है कि दो वेक्टर्स की रेशो 3:5 है, आसान सा पूछ रहा हूं, आसान सा पूछ रहा हूं भाई। हाँ, एक क्वेश्चन तुम करके दिखाना विद इन 1 और 2 मिनट। ये कहता है दो वेक्टर हैं, उनकी रेशो 3:5 है, उनका रिजल्टेंट 28 है, रिजल्टेंट उनका 28 है, एंगल 60 डिग्री है। एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं बेटा, देखो ये तुम्हें करना है, दो वेक्टर की रेशो 3:5 है, रिजल्टेंट 28 है, एंगल 60 डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू वेक्टर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स की अलग अलग वैल्यू बताओ, ए की अलग वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू अलग बताओ। ये रेशो है ए और बी की। क्लियर हो गया प्रियांशु? वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखो बेटा, देखो ए और बी 3 और 5 है, 3:5 की रेशो में है, तो इसका मतलब मैं लेट कर लेता हूं, लेट ए इज 3x, बी इज इक्वल टू 5x, ऐसा मान लो, लेट ए इज इक्वल टू 3x, बी इज इक्वल टू 5x, ऐसा मैं मान लेता हूं। ए की ये वैल्यू मान ली, बी की ये वैल्यू मान ली, तो मेरे पास रिजल्टेंट का फार्मूला है आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसमें आर दे रखा है मेरे को 28, आर की वैल्यू 28, ए की वैल्यू ये मान ली मैंने, तो 3x का स्क्वायर, बी की वैल्यू मान ली मैंने, bx का 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू cos 60 इंटू cos 60। इसमें वैल्यू भरनी मैंने, ए और बी को x की फॉर्म में मान के चल दिया। अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर 28 का स्क्वायर जो भी आएगा देख लेना एक बार, ये होगा 9x स्क्वायर, ये 25x स्क्वायर, ये 2 कट के ये होगा 15x स्क्वायर। यहां से देखो, ये 28 इंटू 28, 9 25 34 49, 49x स्क्वायर, तो ये होगा 49x स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर। दोनों साइड का रूट ले लूं, दोनों साइड का रूट ले लूं, 7x इज इक्वल टू 28, तो x होगा 4, x 4 होगा, x 4 होगा, तो a कितना आया 3 इंटू 4 12 यूनिट, और b कितना आया
5 इंटू 4 20 यूनिट। तो ये आंसर आने चाहिए थे ए और बी के। कैलकुलेशंस हैं, कुछ नहीं है इसमें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 कैलकुलेशंस हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। सीधा रिजल्टेंट भी दिया हुआ था, ए और बी की रेशो दे दी, एंगल दे दिया। तो आप ए और बी को एक वैल्यू मान के कॉमन मल्टीपल मान लिया मैंने एक्स, वो एक्स निकाल दिया, वहां से ए और बी की वैल्यू आ गई। आसान है बिल्कुल। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। और एग्जाम्पल करवाता हूं। न्यूमेरिकल्स मेन चीज है फिजिक्स में, ये ध्यान रखना। न्यूमेरिकल से कभी मत घबराना, और कभी न्यूमेरिकल से सेटिस्फाई मत होना। कभी ये मत सोचना कि न्यूमेरिकल तो बहुत कर लीजिए हमने ना। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे फिजिक्स उतनी स्ट्रांग होगी। छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर उससे लेवल बढ़ाते जाओ, बड़े बड़े क्वेश्चन पर आ जाओ। तो न्यूमेरिकल्स ज्यादा ज्यादा करो लगेगा। और अगला क्वेश्चन देखो, एक और देखो। एक स्टेटमेंट लिखो आप, पहले आप स्टेटमेंट लिखो, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूं, फिर देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करते हैं। बच्चा कह रहा है कि जो टफ वाला क्वेश्चन है वो दे दो सर, टफ वाला क्वेश्चन दे दो। देखते हैं, चलो तुम्हारा ही टेस्ट हो जाएगा साथ साथ। लिखो, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज द सम ऑफ द सम। क्वेश्चन लिखो, आपने सोल्व करना है। कुछ बच्चों ने बोला जरा आप दे दो, हमारे को टफ वाला क्वेश्चन आप दे दो, हम करेंगे, हम ट्राई करेंगे। चलो अच्छी बात है, तो बड़ी अच्छी स्पिरिट है। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 18। The sum of magnitude of two vectors is 18 and their resultant is 12 The sum of magnitude of two vectors is 18 and their resultant is 12। उसके बाद if R मतलब if resultant is perpendicular to smaller vector, if resultant is perpendicular to smaller vector, if resultant is perpendicular to smaller vector, find the value of two vectors, find the value of two vectors, find the value of two vectors। दोबारा बता देता हूं, ये कहता कि दो वेक्टर हैं, उनका सम, उनके मैग्नीट्यूड का सम 18 है, रिजल्टेंट 12 है। ए और बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू 18 है, आर 12 है, और आर जो है परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर, आर इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर, आर स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैं करता हूं, मैं थोड़ा सा ना, इसके दो मेथड हो सकते हैं, मैं थोड़ा मेथड चेंज करके निकाल रहा हूं। देखो भाई, ये चीजें गिवन है, मैं ए वेक्टर को छोटा मान लेता हूं, बी को बड़ा मान लेता हूं। ये ए वेक्टर, ए को मैं छोटा मान लेता हूं, बी को मैं बड़ा मान लेता हूं। ये रिजल्टेंट है भाई, रिजल्टेंट इसने ए के साथ 90 डिग्री पर दे रखा था, रिजल्टेंट ए के साथ 90 डिग्री पर दे रखा था। हाँ करवा रहा हूं, चिंता ना करो, मैं तो करवाऊंगा मेरा तो काम भी क्वेश्चन करवाना है। देखो देखो बेटा, ये चीजें गिवन है अपने को। देखो मैं आर को क्या लिख सकता हूं, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, थीटा ए और बी के बीच का टोटल एंगल। ठीक, अब थीटा ए और बी के बीच का टोटल एंगल दे रखा है। इसमें एक चीज देखो आप, मुझे चाहिए ए और बी की वैल्यू, ये बी ये आर, तो क्या ये ए नहीं होगा, ये ए, तो बेटा ये भी ए होना चाहिए। अरे बोलो भाई, ये ए, तो क्या ये ए नहीं होगा क्या। अब ट्रायंगल ले लो, ओ पी क्यू एस। अब ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ओ क्यू एस, ट्रायंगल ओ क्यू एस, ट्रायंगल ओ क्यू एस। अब इस ट्रायंगल ओ क्यू एस में क्या मैं ये लिख सकता था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अरे बेटा बोलो, बी होगा हाइपोटेन्यूज, ए होगा परपेंडिकुलर, आर होगा बेस, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर
इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस ए स्क्र, बी स्क्र माइनस ए स्क्र। आर स्क्र की वैल्यू देख लो, क्या क्या मैं ठीक लिख रहा हूं? सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ भी नहीं। तो क्या मैं ये लिख दूं? मैं इधर लिख लेता हूं चीजों को, बी स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू 144, बी स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू 144। क्या मैं इसको लिख दूं बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 144? देखते जाओ, बड़ा आसान है। ए प्लस बी 18, ए प्लस बी 18, तो बी माइनस ए इंटू 18 इज 144। तो बी माइनस ए 18 अठे 144, 8 में कटेगी भाई, अरे 18 144 बनता होगा। तो ये b माइनस ए की वैल्यू आ गई, ये a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब आगे आंसर, अब तो सिंपल मैथमेटिक्स, a प्लस बी 18, b माइनस ए 8, इनको ऐड कर दो तो 2b 26, तो b 13, तो इसमें भरूंगा तो a 5 आ जाएगा, a 5 आ जाएगा। हाँ अब निकाल रहे बच्चे, देखो आसान है, कुछ भी नहीं है। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा करवाऊंगा, जल्दी बोलो। ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री देखो ध्यान से, सिंपल मैथमेटिक्स, लेकिन फिजिक्स में यूज हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था भी फिजिक्स पढ़नी है तो मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक हेडिंग डालो आप, क्लियर है? ओके ओके, एक हेडिंग डालो, एक छोटे छोटे 2-3 छोटे छोटे पॉइंट करवाऊंगा मैं। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। कई बार हम कहेंगे वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, कई बार बोलेंगे वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, कई बार बोलेंगे वेक्टर एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। तो इस पर, अब इस पर देखते हैं बेटे, एसोसिएटिव लॉ। तो कई बार बोलेंगे भाई वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव है या वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। क्लास के पेपर में पूछेंगे कि प्रूव करके दिखाओ वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव है। क्लास के पेपर में तो ये पूछते हैं कि इसको प्रूव करो कि वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए एसोसिएटिव लॉ क्या है, फिर हम उसको प्रूव करेंगे भाई। तो एसोसिएटिव लॉ का मीनिंग समझो पहले। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे पास 3 वेक्टर हैं, मान लो मेरे पास 3 वेक्टर हैं ए बी सी। हाँ बेटे मैं मान सकता हूं आप लोगों की बात, ये बिल्कुल बेटा ऐसा जरूर होगा, आप लोगों का नेटवर्क स्लो होगा। अब ये देख लो, मान लो मेरे पास 3 वेक्टर हैं ए बी सी। इसने पूछा भी प्रूव करो कि वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ये प्रूव करके दिखाओ। तो भाई मैंने कहा ना पहले हमें ये पता होना चाहिए एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है। बेटा एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये है कि जैसे 3 वेक्टर हैं, तो आप इन 3 वेक्टर्स को किसी भी ग्रुप में ऐड करो, इन 3 वेक्टर्स को आप किसी भी ग्रुप में ऐड करो, फाइनल रिजल्टेंट सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि वेक्टर्स को किसी भी ग्रुपिंग में ऐड करो, फाइनल रिजल्टेंट विल बी सेम, ये इसका मतलब है। ग्रुपिंग से मेरा मतलब क्या है? ग्रुपिंग से मेरा मतलब जैसे मान लो 3 वेक्टर है मेरे पास, तो पहले मैंने ए और बी ऐड कर लिए, मान लो मैंने पहले ए और बी ऐड कर लिए, ए और बी के ऐड करने के बाद उसके बाद उसमें सी ऐड कर लिया और रिजल्टेंट निकाल दिया। पहले ए और बी ऐड कर दिया, उसके बाद उसमें सी ऐड कर दिया, तो रिजल्टेंट आ गया। एक तो ग्रुप बन गया ए और बी का, फिर उसमें सी आया। या फिर मैं ऐसा करूं, पहले बी और सी को ऐड कर लूं, पहले बी और सी को ऐड कर लूं, उसके बाद उसमें ए ऐड कर दूं, उसके बाद उसमें ए ऐड कर दूं, फाइनल रिजल्टेंट सेम आएगा, फाइनल रिजल्टेंट सेम आएगा। तो किसी भी ग्रुपिंग में मतलब ए प्लस बी प्लस सी करो, बी प्लस सी प्लस ए करो, किसी भी ग्रुपिंग में ऐड करो, फाइनल रिजल्टेंट विल बी सेम। इसी को कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ है, इसी का नाम एसोसिएटिव लॉ है। मतलब ये चीज बराबर आनी चाहिए, बी प्लस सी के। देखो मैंने क्या कर रखा है, मैंने क्या कर रखा है, पहले यहां ब्रैकेट लगा रखी है। ब्रैकेट लगाने का केवल ये मतलब कहना है, इसमें और ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। ब्रैकेट का केवल ये मतलब है, ये समझाना, ये दिखाना है कि पहले ये ऐड करे उसके बाद ये ऐड करा। यहां ब्रैकेट लगाने का मतलब पहले ये ऐड करे फिर ये ऐड करा, बस। और हमें प्रूव करना है कि किसी भी सीक्वेंस में ऐड कर दो वेक्टर्स को, टोटल या फाइनल रिजल्टेंट विल बी सेम। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ये प्रूव कर देते हैं भाई हम। छोटा सा क्लास के पेपर में डेरिवेशन आई है,
वैसे तो ये याद रखनी होती चीज आगे के लिए आपको, लेकिन डेरिवेशन स्कूल के पेपर के लिए जरूरी है, वो मैं बता देता हूं। देखो बेटा, मान लो ये है ए वेक्टर, यह है बी वेक्टर, यह है सी वेक्टर, ओ पी क्यू एस। मान लीजिए मैंने 3 वेक्टर बना लिए ए बी सी, और आपको पता भी रिजल्टेंट होगा ओएस, रिजल्टेंट होगा ओएस। तो ये आर होगा। तो मैं पहले ए और बी को ऐड करके फिर सी ऐड करूंगा। पहले तो मैं ए और बी को ऐड कर लेता हूं। तो ए और बी को ऐड करने के लिए मुझे यहां वेक्टर चाहिए भाई। मैं एक वेक्टर बना देता हूं ओ से क्यू, ओ से क्यू एक वेक्टर बना देता हूं, ओ से क्यू। अब ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये लिखा करो साथ में डेरिवेशंस, डेरिवेशंस जरूर साथ साथ लिखा करो। तो ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये है ओ पी क्यू, इसमें ओपी प्लस पी क्यू सेम ऑर्डर में है, ओपी और पी क्यू सेम ऑर्डर में, ओ क्यू अपोजिट ऑर्डर में। तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी प्लस पी क्यू। तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी प्लस पी क्यू। तो ओ क्यू किसके बराबर आ गया बेटा? ओ क्यू आ गया ए प्लस बी, ओ क्यू आ गया ए प्लस बी। ये तो आई ओ क्यू की वैल्यू, अभी ओ क्यू की वैल्यू आई है। इसका मतलब मैंने पहले ए और बी को ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकाला, ए और बी को ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकाला। अब मैं ट्रायंगल लेता हूं ओ क्यू एस, ट्रायंगल ओ क्यू एस, ये है ओ क्यू एस, ओ क्यू एस। इसमें देखो ओ क्यू और क्यू एस सेम ऑर्डर में, ओ क्यू और क्यू एस सेम ऑर्डर में, ओ एस अपोजिट ऑर्डर में। तो यहां मैं लिख देता ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर, ओ क्यू प्लस क्यू एस। तो ओ एस की वैल्यू क्या आ गई? ओ एस की वैल्यू हो गया ए प्लस बी, ओ क्यू की जगह लिख दिया, प्लस सी क्यू एस की जगह लिख दिया। ओ क्यू की जगह ए प्लस बी लिख दिया प्लस सी। ब्रैकेट केवल ये बताने के लिए कि इनको मैं पहले ऐड कर चुका हूं, और कोई मतलब नहीं ब्रैकेट का। ये मत समझना कि क्यों ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं, केवल ये बताने के लिए कि पहले मैंने इनको ऐड कर दिया फिर सी ऐड करा। ये मेरे पास आंसर आया, ये फर्स्ट इक्वेशन आई। ये तो मैंने ए प्लस बी करके फिर सी ऐड करा। उसके बाद देखो अगला, क्योंकि मुझे तो प्रूव करना कि ये दोनों चीज बराबर आएंगी। अब मैं बी और सी को ऐड करता हूं, बी और सी को। उसके लिए मैं ऐसे करता हूं, पी से एस एक वेक्टर बनाता हूं, पी से एस एक वेक्टर बनाओ, पी से एस, ये पी से एस एक वेक्टर बनाओ। और अब ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल देखो पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस, ये ट्रायंगल देखो भाई। इसमें देखो पी क्यू एंड क्यू एस सेम ऑर्डर में दिख रहे होंगे आपको, पी क्यू एंड क्यू एस सेम ऑर्डर में, और पी एस अपोजिट ऑर्डर में, पी क्यू एस सेम ऑर्डर में, पी एस अपोजिट ऑर्डर में। तो मैं लिख सकता था पी एस इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू एस। तो बेटा पी एस हो गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये पी एस की वैल्यू आ गई। इसके बाद ट्रायंगल ले लो, देखो ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से। ये हो गया। उसके बाद मैं ट्रायंगल लेता हूं ओ पी एस, ये नीचे वाले ट्रायंगल इधर देख लें आप, ओपी पी एस, ओ पी एस, ये ट्रायंगल। इसमें देखो ओपी और पी एस सेम ऑर्डर में, देखते जाना भाई ट्रायंगल को, ओपी प्लस पी एस सेम ऑर्डर में, ओ एस अपोजिट ऑर्डर में। तो यहां मैं क्या लिख सकता था? मैं यहां लिख सकता था ओ एस इज इक्वल टू ओपी प्लस पी एस, ओ एस इज इक्वल टू ओपी प्लस पी एस, बिल्कुल। तो ओ एस ओपी, ओपी क्या है मेरा? ओपी मेरा ए है, ओपी मेरा ए है, तो ए वेक्टर, पी एस क्या है? बी प्लस सी, तो मैं ब्रैकेट लगा के लिख देता हूं बी प्लस सी। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब बेटा देखो, यहां से मेरे पास ओ एस की वैल्यू आई, ये ओ एस की वैल्यू यहां से आई, यहां से मेरे पास ओ एस की वैल्यू आई, ये दोनों ओ एस की वैल्यू आ गई। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो इनके बाद में क्या लिख सकता हूं? इसका मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यही चीज हमने प्रूव करनी थी।
अरे समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये आर्टिकल थ्योरी है, ये सिंपल सिंपल 2-3 बार ट्रायंगला लगाना सीख लो। ट्रायंगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर करिए बच्चे। तो बीच बीच में थ्योरी भी करवानी जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ना न्यूमेरिकल में बोर हो जाते हैं। कुछ बच्चे ना क्वेश्चन करते करते नहीं कहो ना जी बोर हो गया हम तो। क्वेश्चन में बोर नहीं होना, लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल से नहीं डरना। एक चीज और याद रखना, जब साइंस मेडिकल नॉन मेडिकल ले ली ना, तो मेहनत से कभी नहीं डरना, मेहनत से नहीं डरना, ध्यान रखना। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना फायदा है। देखो बेटा, ये कह रहा है कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जी 12 यूनिट। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चलो अब क्वेश्चन समझो। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 12। ये कह रहा है व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स सो दैट देयर रिजल्टेंट इज 13। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स सो दैट देयर रिजल्टेंट इज 13। रिजल्टेंट 13 हो तो ए और बी के बीच में क्या एंगल होगा? जल्दी बोलो, जल्दी 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 आंसर दो। चलो, ए और बी की वैल्यू 5 और 12 है, बताइए इनके बीच में क्या एंगल होना चाहिए? इनके बीच में क्या एंगल होना चाहिए ताकि इनका रिजल्टेंट 13 हो? व्हाट शुड बी द वैल्यू सो दैट द रिजल्टेंट इज 13? देखो चेक करके, इनका रिजल्टेंट चाहिए हमने 13, रिजल्टेंट 13 चाहिए, तो ए और बी के बीच में एंगल क्या, 30 डिग्री आंसर आएगा। देखो मैं जनरल मेथड से, आसान मेथड से सीधा फार्मूला बेस्ड करवा देता हूं, फार्मूला बेस्ड। इसमें वैल्यू भर देते बेटे, इसमें वैल्यू भर देते, इसमें वैल्यू भर देते। ये देखा 13, ये देखा 5, ये देखा 12, ये वैल्यू भर देते बेटा। दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों साइड का स्क्वायर करके स्क्वायर कर दो, मतलब तो 169, 25, 144, 10 120 कॉस थीटा, तो 120 कॉस थीटा 0, कॉस थीटा 0, थीटा इसका मतलब 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को यहीं खत्म कर रहा हूं। कल हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे।